गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है, और आरोह में पाठ संख्या 6 जो है उसको आज अपन स्टार्ट करने हैं, जिसके लेखिका जो है रजिया सज्जाद जहीर है और आपके चित्र का नाम है नमक। इनका जन्म जो है 15 फरवरी 1917 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ है। मृत्यु सन 1979 में हुई है। तो अब इनका जो जीवन परिचय है उसका अध्ययन अपन करेंगे। तो इनका जो जीवन परिचय है, जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब, उर्दू कहानी संग्रह। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो उर्दू में हैं और इनका कहानी संग्रह है जिसका नाम है जर्द गुलाब। सम्मान है इनके सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। तो ये पुरस्कार जो है वो इन्हें मिले हैं। निधन 18 दिसंबर सन 1979 में इनका हुआ है। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। तो एक लेखिका के तौर पे ये कहती है कि हमारे मन में हम जो भी दृढ़ संकल्प करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, वही हमारी क्या होती है, ताकत होती है। और हम जो कुछ भी लिखते हैं उस लिखने के बलबूते पर ही हम हमेशा जिंदा रहते हैं। अपन देखते हैं कि कोई भी लेखक या लेखिका या कवि हैं तो उनकी जो रचनाएं हैं लंबे समय तक पढ़ी जाती हैं। तो जितने लंबे समय तक, जितने समय तक हम उनको पढ़ते हैं उतने समय तक ही वो हमारे मनों में जिंदा रहते हैं उन रचनाओं के रूप में। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। तो मूलतः ये उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। तो 1947 में अजमेर से लखनऊ आई, जहाँ आकर के उन्होंने गर्ल्स कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया। 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी इन्होंने की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिपायंत्रित हो चुकी हैं, यानी उनकी जो उर्दू की कहानियां हैं हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं, अनुवादित हो चुकी हैं। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया गया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्यों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। तो सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य जो है उनकी कहानियों की विशेषता है। अब है इनका पाठ परिचय जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। तो रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा गद्य की कहानी शैली में लिखा गया है ये पाठ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन जब हुआ था तो उसकी सरहदों के दोनों साइड जो लोग रह गए थे, विस्थापित हो गए थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनके बारे में इसमें बताया गया है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं के सवाल खड़े किए गए। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है।
विस्थापित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर के रहना। तो ये लाहौर से आकर के भारत में रहने लगी थी। तो आज भी ये लाहौर को ही, लाहौर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, उसे ही अपना देश मानती है, वतन मानती है। और सौगात के तौर पर, सौगात यानी उपहार के तौर पर, भेंट के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्रीय राज्यों की नई सीमाएं रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी देश की सीमा है। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई है, यानी जमीन का बंटवारा तो कर दिया गया लेकिन उनके मन के जो बंटवारे हैं वो नहीं हो पाए। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है, यानी मन से उस चीज को नहीं अपना पाए हैं। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उभार देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से कस्टम अधिकारी जो हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली जो है वो आज मेरा वतन है। वो रहे पाकिस्तान में रहे हैं लेकिन दिल्ली को आज भी अपना वतन मानते हैं। जिस प्रकार से सिख बीबी जो है वह भारत में रही है लेकिन लाहौर का भी अपना वतन मानती है। और उनका कहना है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक, रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रास्ता रिश्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी ये उम्मीद बनी रहेगी? तो नई पीढ़ी के आने पर उनका तो जन्म स्थान ही वही होगा, तो इसलिए वो इन चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगेंगे क्योंकि जिनका जन्म स्थान, जन्मभूमि, मातृभूमि से जो लगाव है वो खत्म होता जाएगा। तो इस प्रकार से रजिया सजा जहीर द्वारा रचित जो रचना है नमक, कहानी शैली में लिखी गई है और इसमें सिख बीबी के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बारे में बताया गया है। सफ़िया से वो नमक लाने के लिए कहती हैं। सफ़िया जो है लाहौर गई हैं और वहाँ जो है रास्ते में कस्टम अधिकारियों से भी वो मिलती हैं। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। अब अध्ययन करेंगे आपकी जो कहानी है नमक। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी, किस कदर वह उनकी माँ से मिलती थी। अब जो सिख बीबी थी उसे देख करके सफ़िया हैरान रह गई। क्यों? क्योंकि उनकी जो शक्ल है वो एकदम से उनकी माँ में मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। यानी जो चीज़ें उनकी माँ में दिखती थी वही चीज़ें जो हैं आज उसे सिख बीबी में दिखाई दे रही है। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में उठा करती थी। मुहर्रम एक मुसलमानों का त्यौहार है, तो उस समय के लिए वर्णन आया है। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे ऊपर सफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा यानी तरह तरह के खाने के शौकीन होते हैं, नफीस कपड़ों के शौकीन यानी नए नए कपड़े जो हैं डिज़ाइनदार
उनके शौकीन होते हैं, सैर सपाटे यानी घूमने के शौकीन होते हैं, और जिंदा दिली की तस्वीर होते हैं लाहौर के लोग। ऐसा जो है सिख बीबी सफिया को बताने लगी। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे बातें करती रही। सफिया ने तो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, यानी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसी समय में यहाँ आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, मकान बन गया है, बिजनेस भी यही है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, यानी हमारा देश तो आज भी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूध या आंचल में समा जाते हैं। पलकों से कुछ सितारे यानी आंखों से आंसू जो है आकर के उसके सफ़ेद रंग की जो ओढ़नी ओढ़ रखी है, दुपट्टा ओढ़ रखा है, उस पर आकर के गिरती है। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर यानी हमारा लाहौर। कीर्तन को 11 बजे तक खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए, कि अगर आप लाहौर से कुछ मंगवाना चाहती हैं तो आप मुझे बताइए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से धीमे से बोली, अगर ला सकते हो तो थोड़ा सा लाहौरी नमक मुझे ला देना। 15 दिन यूँ गुजर गए कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की सामे, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों अजीज़ों को, अजीज़ों यानी मित्रों को, यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सेर भर यानी किलो भर नमक जो है उस पुड़िया में था। और ये जो समस्या है वो सफ़िया के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी कि इसे वो किस तरीके से लेकर जाए। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सके। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगे? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है, ऐसा सफ़ीर ने कहा। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुके थे। तो यहाँ सफ़िया जो है सिख बीबी को अपनी माँ बता रही हैं। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, बाजी यानी बहन, बड़ी बहन, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले कानून जो। तो कह रहे हैं कि अगर आपके सामान में कोई भी ऐसी कोई चीज़ निकल आई तो कस्टम अधिकारी जो है आपके सामान को एकदम से चिंदी चिंदी यानी अलग अलग बिखेर देंगे। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी, ऐसा ये सफिया ने कहा। वही भाई, यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी कानून के साथ। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते ही, कोई मशीन तो नहीं होते, यानी उनमें भी इंसानियत तो होती ही। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करे? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की भी चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का कोई माल नहीं है। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरे, अदीब यानी लेखिका ठहरी, शायर ठहरे, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देती हूँ कि आप ले नहीं आ पाएंगे, जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी।
आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। तो इस प्रकार से नमक ले जाने के लिए वो अपने भाई से तर्क वितर्क करती है। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। सफिया जो है, उसे अगले दिन 2 बजे निकलना था, तो रात रात के समय भी वो जो है अपनी पैकिंग करने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। यानी कि कीनू किसे कहेंगे? संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। माल्टे की तरह रंगीन मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी तरफ थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी कि नमक की पुड़िया ले तो जानिए, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दो। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है छोड़ देना। लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, सैयद मुसलमान। फिर वायदा करके झुकलाने की क्या मायने? यानी वचन देकर के उसे झुकलाने का क्या फायदा जब उसे हम पूरा ही नहीं कर सकते? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख भी लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही। उधर से केले, इधर से कीनू, सब ही ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाए। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की गुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी, यानी नीचे रख दी। एक बार झांककर उसने गुड़िया को देखा। उसे महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। यानी उस कीनू की टोकरी में नीचे नीचे उसने नमक को रख दिया, तो उसे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि अपने किसी प्रिय को उसने क्या किया हो, कब्र में दफना दिया हो गहराई में। कुछ देर उकड़ू बैठी वह गुड़िया को तकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीन कर यानी अपनी जांग चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें नमक छिपा लेती। उसने आह भरी। फिर वह कीनों को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेट कर दोहर तोड़ दी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना सारा सामान जचा करके और किन्नुओं की टोकरी में नमक को लगा नीचे नीचे रख करके, किन्नू जचा करके, सारे सामान को रख करके और कंबल ओढ़ करके सो गए। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त यानी पेड़ सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था, यानी दीवार के ऊपर उसकी परछाई गिर रही थी पत्तियों की। कभी किसी तरह से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते की भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। पाकिस्तान में ये जो सारी चीजें रात के समय की वो सुनाई पड़ रही थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते?
उन सब के और सफिया के बीच में एक सरहद थी। सरहद यानी एक सीमा थी दो देशों के बीच, और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहते हैं। तो कस्टम किसे कहा गया है? दो सरहदों के बीच में नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। तो इस प्रकार से ये सोचते हुए वो रात भर में रात के समय सो गए। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सफिया जो है नमक ले जाने के लिए अपने भाई से बात करती है और उनसे कहती हैं कि जो कस्टम वाले हैं वो भी इंसान ही है, उनमें भी इंसानियत होगी, मोहब्बत होगी, और वो मुझे नमक ले जाने की परमिशन जरूर देंगे। लेकिन उसका भाई जो है वो बार बार उससे कहता है कि नमक ले जाना जो है एक सरहद से दूसरी सरहद पर कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, तो उसे वो नहीं ले जा सकती है। लेकिन फिर वो ये कहती है कि नहीं, मैंने अपनी माँ यानी सिख बीबी जो है उससे मैंने वादा किया है और मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूँगी, और किसी भी तरह ये नमक जो है ले जा करके उन्हें दूँगी, और उन्हें उसमें अपनी माँ का अक्स जो है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये दो देशों के बंटवारे के बाद में लिखा गई कहानी है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के व्यक्ति बस तो जाते हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि जो होती है, अपना जो वतन होता है, उसे वो नहीं भूल पाते हैं। जिस प्रकार से सिख बीबी और सफिया के बारे में बताया गया है और दिखाया गया है इसमें। तो इस चैप्टर के जो पाठ परिचय है वो आप पढ़ लेना, जितना पढ़ाया गया है इसे ध्यान से पढ़ लेना। और अभी तक जो 5 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं उनकी नोटबुक जो है आप लोगों की नहीं आई है, तो आप लोग जो है अपनी नोटबुक जो है काम करके और जल्दी से जल्दी स्कूल में दें और उसे चेक करवाएं, जिससे हमें पता चले कि आपने काम कर लिया है, ठीक से करा है कि नहीं करा है। साथ ही आपकी जो टेस्ट की नोटबुक है जिसमें आपने प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, वो नोटबुक भी आप स्कूल में पहुंचाएं, उसे मैं देख सकूं, चेक कर सकूं अच्छे से कि हाँ आपने जो काम किया है वो ठीक किया है, आपके कितने नंबर आने हैं वो भी आपको बताए जा सके। और अगर इसके अलावा आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ लें, और आगे का जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।